स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। राइट, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होती है, आइए डिटेल में पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है वो हम उस तरह से उस वे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या कहा है। A constant interaction between biotic and abiotic components of the biosphere makes its dynamic but stable system। देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल है क्या। सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझिए कि बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा क्यों जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, साइकिल का मतलब सबको समझ में आता है क्या होता है। मीन्स साइकिल मीन्स कुछ जो है एक सर्कुलर फॉर्म में चल रहा हो, है ना, बराबर गिव एंड टेक हो रहा हो, साइक्लिक मैनर में गिव एंड टेक, है ना, जैसे लिया वैसे ही उस चीज को वापस रिटर्न किया। क्लियर, तो ये हो गया आपका साइकिल का मतलब, जो बहुत सिंपल था। आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग इज मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर। बायो मीन्स क्या हो गया, लाइफ, यानी इसमें क्या आ गए हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो में हमारे क्या आ गए, लाइफ। लाइफ किस में होती है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। देन वील टॉक अबाउट जियो। जियो का मतलब, जियो मीन्स होता है लैंड और अर्थ, हम कह सकते हैं। ठीक है, लैंड कह सकते हैं, अर्थ कह सकते हैं, जो हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट था। क्लियर। देन अगर हम बात करें केमिकल्स, अब इसमें केमिकल्स कैसे, केमिकल्स टर्म क्यों आया, तो केमिकल मीन्स होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे हमारे केमिकल्स कौन कौन से हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो लैंड के बीच में मिनरल न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक मैनर में जो गिव एंड टेक हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, तो ये टर्म आपको क्लियर हुआ कि बायो जियो केमिकल साइकिल क्या हो गया। बायो मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन्स लैंड और अर्थ। ठीक है, एंड देन केमिकल क्या हो गया, केमिकल यहाँ पे हमारे हो गए मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये आपस में इनका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो है आपस में गिव एंड टेक एक साइक्लिक मैनर में हो रहा है। ठीक है, बायोटिक हमारे यहाँ पे क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक हमारी क्या हो गया, जो टर्म था हमारा जियो, लैंड और अर्थ। हमने पढ़ा था ना, बायोस्फीयर 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। राइट, तो सारे एबायोटिक रिसोर्सेज जो थे वो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक क्या होता है। तो वही एक कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर मेक्स इट्स डायनामिक। डायनामिक मीन्स गतिशील, मैंने बोला था ना, गिव एंड टेक चलता रहता है कंटिन्यूअसली। जो है बायोटिक कंपोनेंट्स ने एबायोटिक कंपोनेंट्स को कुछ दिया, उनसे लिया, वही आपस में एक इनका साइक्लिक मैनर में जो है इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है। क्लियर, और एक स्टेबल सिस्टम होता है। स्टेबल कैसे है कि इन्होंने अपना बैलेंस मेंटेन कर रखा है। एबायोटिक और जो इनका इंटरेक्शन है, ये साइकिल कंटिन्यूएशन में जो है नेचर में वो चलती रहती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज अ डायनामिक एंड अ स्टेबल सिस्टम। क्लियर, दीज इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ These interaction consist of transfer of matter and energy between different components of biosphere। बायोस्फीयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स 3 कौन से थे वो हमने पढ़े थे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। एंड बायोटिक मीन्स लिविंग, जिनमें लाइफ हो, यानी प्लांट्स और एनिमल्स। यानी बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शंस, जो ट्रांसफर हो रहा है, वो किस चीज़ का, मैटर एंड एनर्जी, जिसे हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा है। ठीक है, तो इनका जो है आपस में इंटरेक्शन जो है वो कंटिन्यूएशन में बना रहता है, और ये एक डायनेमिक और बैलेंस सिस्टम होता है। राइट, लेट अस लुक एट सम प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस ऑफ द अबव बैलेंस। ये आपकी बुक से आपको क्लियर हो गया कि बायोजियोकेमिकल क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स किसे कहते हैं, किस चीज का जो है आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे ये स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं। राइट, अब इसी में हम बहुत सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी साइकिल्स हमें पढ़नी है। कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, राइट, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, एंड ऑक्सीजन साइकिल। ये सारी डिफरेंट काइंड की साइकिल्स है। यानी ये क्या है, ये सारे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं
जो एयर में प्रेजेंट हैं उन्हें कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है लेते हैं, यूज़ करते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड के साइकिल्स हैं जो नेचर में कॉन्टिन्यूएशन में चलती रहती हैं। तो डिफरेंट टाइप के साइकिल्स हो गए, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ सबसे पहले साइकिल को हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारी वाटर साइकिल। इसको अगर आपको ध्यान हो, जब हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था जहाँ तब हमने वाटर साइकिल को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आप उससे इसको कंपेयर करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे वाटर साइकिल में को एक्सप्लेन किया गया है। यू हैव सीन हाउ द वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लीड्स टू रेन। हमने जब हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था, एटमॉस्फेयर पढ़ा था, उसमें बात आई थी कि कैसे क्लाउड्स बनते हैं, कैसे रेन होती है, कैसे एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। राइट, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी, यूटेंसिल्स में जो हमने पानी गर्म करने वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसने हमने कितना ज़्यादा समझा था कि कैसे जो है पानी बॉयल होता है, एयर मॉलिक्यूल्स जब लाइट हो जाते हैं तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारी वाटर बॉडीज़ है ना, जो हमारी पॉन्ड्स, रिवर एंड लेक्स हैं, ये जब इन पे सनलाइट पड़ती है, सन रेज पड़ती है, तो इनके सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल जो है वेपर के फॉर्म में जो है वाटर ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, जैसे जैसे सरफेस गर्म होती जाती है, वाटर वेपर्स ऊपर जाती हैं और ये वाटर वेपर्स ऊपर जाकर एयर में जो है टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं। ठीक है, छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। यही टाइनी ड्रॉपलेट्स जब बहुत सारी इकट्ठी होकर क्या बना लेती हैं, क्लाउड्स बना लेती हैं। राइट, अब जब क्लाउड्स में कई सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनका जो है इकट्ठे होकर क्लाउड्स के बना लेना, क्लाउड फॉर्मेशन हमने पढ़ा था ना, तो इसको हम टर्म देते हैं कंडेंसेशन। राइट, कंडेंसेशन क्या हो गया, टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है आपस में कंडेंस होकर जो है क्लाउड्स बना लेती हैं। राइट, अब यही टाइनी ड्रॉपलेट्स जब इनका वेट ज़्यादा हो जाता है और ये हैवी हो जाती हैं, तो ये जो है तो ये पानी रेन के फॉर्म में जो है अर्थ पर फ्लो करने लगती हैं, जिसको हमने टर्म दिया था प्रेसिपिटेशन। राइट, प्रेसिपिटेशन कहते हैं इनको। कैसे, जब पानी ऊपर गया है, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो आपस में उन्होंने मिलकर क्लाउड बनाया, कंडेंस हो गई। कंडेंसेशन के बाद जब उनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो वो रेन के फॉर्म में अर्थ पर फ्लो करने लगती हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्लियर, तो ये तो हमने पढ़ा था जब हमने हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर पढ़ा था। तो वही चीज़ यहाँ पे वही टर्म क्लियर किया गया है। आपको इतना सिंपल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अब हम देखेंगे कि ये जो रेन के फॉर्म में पानी जो ऊपर से फ्लो करता है वो जाता कहाँ है। राइट, वी डोंट सी सीज एंड ओशन ड्राइंग अप। हमने कभी भी बहुत ज़्यादा नदियों को और समुद्र को सूखते हुए नहीं देखा है। सो हाउ इज द मैटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज। तो ये जो वाटर है रेन के फॉर्म में आ रहा है, जो ये आता है, ये कैसे जाता है, इन वाटर बॉडीज में कैसे इकट्ठा हो जाता है। द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट्स एंड फॉल्स इन द ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लो बैक इनटू द सी वाया नेवर रिवर इज नोन एज वाटर साइकिल। कैसे, मुझे होल प्रोसेस हमने पढ़ी थी वाटर का, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, एंड उसका लैंड के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के बाद रेन के फॉर्म में लैंड पे गिरना और फिर वापस फ्लो करके सी और रिवर में चले जाना, ये एक पूरी वाटर साइकिल कहलाती है। राइट, तो वाटर साइकिल के स्टेप क्या हो गया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन विच मेक्स टाइनी ड्रॉपलेट्स एंड द क्लाउड फॉर्मेशन, एंड देन अगेन प्रेसिपिटेशन मीन्स फॉल्स ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स और जो हैवी हो जाती हैं, फॉल्स ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। तो यही पानी जब वापस आता है तो ये फ्लो करके सी के से होता हुआ रिवर के थ्रू जो है रिवर में चला जाता है। डिफरेंट वाटर बॉडीज जो है हमारी अगेन जो है फिल होना स्टार्ट हो जाती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। राइट, तो ये आपको क्लियर हो गया और आपको एक समराइज भी मैंने करवा दिया पूरा कि कैसे हमने ये चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। This cycle is not as straightforward and simple as this statement seems to simply, है ना। जितना हम आपको सिंपल लग रहा है इतना है नहीं कि पानी गिरा और ऊपर वेपर फॉर्म में गया, नीचे आया, वाटर बॉडीज फिल हो गई। इतनी इजी प्रोसेस नहीं है। ऑल द मैटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड गोज does not immediately flows back into the sea। जो भी पानी
लैंड पर आता है रेन के फॉर्म में, वो इमीडिएटली सी में नहीं चला जाता है. सम ऑफ इट सीप्स इनटू सॉइल एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर. जो कुछ पानी होता है उसे सॉइल भी एब्जॉर्ब करती है. हमने लिथोस्फीयर में पढ़ा था कैसे अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, है ना. तो वो जो है अंडरग्राउंड रिजर्वायर के फॉर्म में जो है फ्रेश वाटर के फॉर्म में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, राइट. अंडरग्राउंड रिजर्वायर के फॉर्म में, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, वहाँ पे जाके ये इकट्ठे हो जाते हैं. एंड some of this underground water finds its way to the surface through springs. और यही अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, जो वाटरफॉल हम कहते हैं, उसके फॉर्म में अगेन जो है वो सरफेस पर गिरता है, लैंड सरफेस पर गिरता है. क्लियर. हमने वाटरफॉल्स देखे होंगे. स्प्रिंग के फॉर्म में वो सारा अंडरग्राउंड वाटर जो रिजर्वायर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, वो फिर जो है वाटरफॉल के फॉर्म में अगेन लैंड सरफेस पर जो है वो फ्लो करता है. और वी ब्रिंग इट टू द सरफेस फॉर यूज थ्रू जो है फॉर यूज थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. और यही पानी जो सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है, हम इनको जो है कुएं में या ट्यूबवेल्स में जो है भरकर अपने जो है डेली यूज के लिए इनको जो है फिर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो कैसे हुआ, तो वाटर जो स्प्रिंग के फॉर्म में जो पानी आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, वो कुएं में जा रहा है या फिर ट्यूबवेल्स में, उनको इस्तेमाल करके उनको ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज किया जा रहा है. वाटर इज ऑल्सो यूज बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. ये हमने पढ़ा था. वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक रिसोर्स है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. हमने पढ़ा था जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है. ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. अदर एबायोटिक रिसोर्सेज के कंपैरिजन में वाटर इज द मेन एबायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज विच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे ये वाटर साइकिल, देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, वही सारी प्रोसेस इसी डायग्राम में समझाई गई है कि कैसे जो है सन रेज जो है सरफेस वाटर पे पड़ती है, इवोपरेशन होता है, राइट. एंड देन इस कंडेंसेशन के बाद रेन एंड स्नो के फॉर्म में नीचे आता है. उसमें से कुछ वाटर जो है कैसे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, यानी जो है रिजर्वायर के फॉर्म में, फ्रेश वाटर के फॉर्म में जो है वो इकट्ठा हो जाता है. क्लियर. अब जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बायोटिक फैक्टर्स क्या थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब प्लांट्स जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू कुछ वाटर को एवेपोरेट करते हैं, जो वेपर के फॉर्म में अगेन जो है एटमॉस्फेयर में जाता है. ठीक वैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और जो एटमॉस्फेयर में से जो है वाटर लेते हैं. और इस तरह का बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन जो है वो चलता रहता है. मीन्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और जो एबायोटिक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरीके की चीज़ें जो नेचर में प्रेजेंट है, बायोटिक रिसोर्सेज, उनके बीच में ये कंटिन्यूएशन जो है एक साइकिल के फॉर्म में टर्न होता रहता है, चलता रहता है, जिसे कहा गया है बायो जियो केमिकल साइकिल, राइट. Let us look at the another aspect of what happens to the water during the water cycle. वाटर साइकिल के बाद वाटर का क्या होता है ये देख लेते हैं. As we know, water is capable of dissolving a large number of substances. वाटर एक ऐसा मीडियम है जिसमें सारी चीज़ें जो है वो डिजॉल्व हो जाती हैं. हमने पढ़ा था वाटर क्यों नेसेसरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, चाहे वो हमारे अंदर हो रही हो, चाहे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन हो रहा हो, तो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो है वाटर जो है वो एज अ मीडियम वर्क करता है. एज वाटर फ्लोज थ्रू ओवर रॉक्स कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, है ना. जो वाटर फ्लो होता है रॉक के थ्रू, उनमें भी बहुत सारे सॉल्युबल मिनरल्स जो है वो डिजॉल्व होते हैं, जो प्लांट्स की ग्रो करने में हेल्प करते हैं. सम ऑफ देम गेट डिजॉल्व्ड इन द वाटर. उनमें से कुछ जो है वो वाटर में ही डिजॉल्व होते हैं और उसी फॉर्म में जो है ये आगे जो है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं. Thus, rivers carry many nutrients from land to sea and these are used by marine organism. और जो rivers जो है, rivers में जो पानी जाता है उनमें भी बहुत सारे nutrients होते हैं ना, जो land से जो है sea की तरफ जाता है या river में जाता है. और जितने भी हमारे aquatic animals होते हैं, जो marine habitat जिनका होता है, marine organism जिनको हम कहते हैं, वो ये nutrients अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए यूज़ करते हैं, जो उनके लिए हेल्पफुल होता है और वो इसके बिना उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है.
होता है। तो हमने देखा ना वाटर किस किस फॉर्म में वाटर साइकिल के थ्रू जब पहुंचता है तो कैसे हेल्पफुल होता है। भाई रॉक्स के थ्रू जाता है, उनमें मिनरल्स होते हैं, कुछ जो है उनमें डिजोल्व होकर कैसे जब रिवर और सी में जाते हैं तो वहाँ जो एक्वाटिक एनिमल जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ को सर्वाइव करने में वहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक है, और हमने देखा कैसे बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज आपस में जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कैसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, और वो एक साइक्लिक मैनर में एक दूसरे को गिव एंड टेक की प्रोसेस उनकी जो है वो कंटिन्यूएशन में चल रही है। क्लियर? I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.